वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, जोर शोर से उत्तर लेखन का अभ्यास किया जा रहा होगा, लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही होगी। आप जीएस 5th खत्म हो चुका है, जीएस 6th ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये लेक्चर हमारा जीएस 6 का पॉइंट नंबर 21 होगा, हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी से संबंधित मुद्दे, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं, किस तरह उनका प्रसार किया जा रहा है। बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा आता है, तो आपको करंट अफेयर्स भी देखना है, साथ साथ लेक्चर, कीवर्ड नोट्स करने हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। घड़ी लगा के, स्टॉप वॉच लगा के आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब करनी चाहिए। उस पेन से करनी चाहिए जिस पेन से आप अपना पेपर लिखने वाले हैं। बार बार रिवीजन कीजिए, मैं लगातार बोल रही हूँ, याद करेंगे आप मुझे पेपर में। लिखते रहिए चीज़ों को, जो भी पढ़ें उसको लिख के देखिए। और अब तो मैंने इतने कीवर्ड्स करा दिए हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा इंटरकनेक्शन बना रहे आपका पिछले टॉपिक से नए टॉपिक में। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अपने आप से कर रहे हैं तो अपने आप से कीजिए, अदरवाइज आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मेंस का जो कंप्लीट पेड ग्रुप है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियोस आप देख चुके हैं, पीडीएफ लेके फटाफट से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, की टर्म्स को हाईलाइट करके। या फिर आप हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉडल आंसर्स, सारा टेस्ट सीरीज का कंप्लीट चीजें दी जा रही हैं, आपको आंसर राइटिंग कराई जा रही है, जिससे कि आपका एग्जाम जो है आपको बिल्कुल टेस्ट ही लगे। या फिर आप हमारा एसए का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग सिर्फ निबंध लेखन पे फोकस करना चाहते हैं, भाई इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो भी। या फिर जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारा शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला हमारा वर्ल्ड फेमस पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए अच्छे से, हंसते मुस्कुराते रहिए और आंसर लिखते रहिए। जीएस 6 पॉइंट नंबर 21 शुरू कर रहे हैं। चलिए, जीएस 6 का पॉइंट नंबर 21 हमारा उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित मुद्दे, प्रसार, उसका प्रयत्न क्या क्या दे रही है सरकार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। हर क्षेत्र में आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी परिवेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को ना दो तरीके से माना जाता है। एक तो होती है आपकी मटेरियल टेक्नोलॉजी, मतलब आपका फोन है, आपके क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स हैं, आपके गैजेट्स हैं, या फिर और कोई चीज है, रिमोट है, मान लीजिए कंप्यूटर है, तो ये सारी क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, है ना, भौतिकवाद से संबंधित चीजें हैं। और एक होती है आपकी नॉलेज शेयरिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी टेक्नोलॉजी की बात हर सरकार कर रही है आज के टाइम में। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मटेरियल टेक्नोलॉजी विकसित हो पा रही है और जिस वजह से चीजें बन पा रही हैं। आप अगर देखेंगे तो लगभग 250 मिलियन लोगों की आबादी वाला हमारा प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, गणतंत्र है हमारा राज्य, थोड़ी है ये। तो वर्ष 2027 तक, ये बहुत बार मैंने सवाल पूछा भी था आपसे, प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमारा टारगेट है ना 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। विज्ञान और वैज्ञानिक में मानव जाति का विश्वास गहरा है, मैनकाइंड्स फेथ इन, क्या कहते हैं आपका, साइंस इज डीप रूटेड। आप जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पहले प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि देश जो आगे बढ़ेगा ना, जब उन्होंने साइंस कांग्रेस एड्रेस की थी, और वो पहले नॉन साइंटिस्ट थे जो अध्यक्ष बने थे पहली इंडियन साइंस कांग्रेस के, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि क्या महत्व होगा आने वाले टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी का। विज्ञान को सत्य की खोज के रूप में माना जाता है, वो कहते हैं द सीक द अर्ज टू फाइंड ट्रूथ, वो पूरा करता है साइंस। इसने बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया है, आप जानते हैं सारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने की क्षमता रखता है साइंस, जबकि प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज के जीवन को भी आकार दिया है, शेप किया है इसने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार का उद्देश्य पूरे राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, उसका पोषण करना है, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ये हमारा मूल कर्तव्य भी है।
टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमंगस्ट स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स, और इस तरीके से समाज की बेहतरी की तरफ उसका उपयोग करना है। जो हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना, वो वेलफेयर स्टेट बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हस्तक्षेप के नहीं आ सकती। आज के टाइम पे तो आप बताइए, अब हम आपस में बात कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना इसकी वजह। आप लोग घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं, मैं आपको घर बैठे पढ़ा पा रही हूँ। ये सब कैसे हुआ? जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जो है एडवांसमेंट किया, आगे बढ़ी ये चीज। सही है ना? अब प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं। अब वो मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, लोगों में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है अभी भी इतना ज्यादा, खासकर सरकार बहुत ज्यादा जोर डालती है टेक्निकल एजुकेशन। इसका अभी भी अभाव है। तथा उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना है? लिटरेसी रेट बताइए मुझे आप, कितनी बार तो बता चुके हैं आपको। लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता का जो दर है, वो भी निम्न है। शैक्षिक क्षेत्र में देखें तो लैंगिक और जातीय धार्मिक भिन्नता बहुत ज्यादा है, जेंडर बेस्ड, और आपकी कास्ट जो एथनो रिलीजियस इनइक्वालिटी है। ये भी काफी हद तक विद्यमान है। निम्न आय होने के कारण मोबाइल और कंप्यूटर तक सार्वभौमिक पहुंच अभी भी दुष्कर है, मतलब इतना अच्छा नहीं आता यूज। हाँ, स्मार्टफोन चलाना सबको आता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की अनुपलब्धता जो है वो एक बड़ी समस्या है। अभी भी बहुत ऐसे इलाके हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं जो सड़कों पे आ गए हैं, जिनमें शहरीकरण अच्छा खासा हो गया है, लेकिन वहां पे इंटरनेट एक्सेस फिर भी अभी नहीं पहुंचा। तो अगर आपसे बात की जाए कि प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम कौन सी बात कर रहे हैं? अब हम बात करें कृषि क्षेत्र की। तो प्रदेश में कृषि, आप जानते हैं 60% जो हमारी जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं कृषि पे निर्भर करती है। तो आज के टाइम में हम बात करते हैं एग्री टेक की, एग्री स्टार्टअप्स की। कृषि में नवाचार की। कृषि में नवाचार कैसे आ सकता है? बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद के नहीं आ सकता। तो प्रदेश जो है कृषि में बहुत ही अग्रणी राज्य है, फोररनर है। कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, भाई बैकबोन है। जो हमारी यूपी की इकोनॉमी है उसकी बैकबोन है एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वर्षों से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग शाकनाशी, कीटनाशक, उर्वरक, उन्नत बीज का उपयोग, इन सब जैसी कृषि संबंधी विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है। जुलाई 1989 में कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये सारे नाम याद रखना, इससे पता चलता है ना कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए थे इन सब चीजों पर जोर डालने के, इसकी स्थापना की थी। प्रदेश में गन्ने के महत्व को समझते हुए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1952 में। इसके अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या इत्यादि कृषि शोध के महत्वपूर्ण संस्थान हैं। और इन संस्थानों के नाम याद रखना, ये लिख के आओगे तो थोड़ा इससे वही बात है, पढ़ा लिखा इंप्रेशन आता है। वर्तमान में किसान उन क्षेत्रों में फसल उगाने में सक्षम हैं जिन क्षेत्रों में फसलें वे पहले उगा नहीं सकते थे। भाई अनकल्टिवेबल लैंड बहुत है, वेस्ट लैंड बहुत है, फैलो लैंड बहुत है, उस पर भी आप आज के टाइम में फसल उगा सकते हो। लेकिन यह कृषि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है। उदाहरण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या कर सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग? ये एक नए पौधे या जीव को दूसरे पौधे या जीव या इसके विपरीत स्थानांतरित करने में सक्षम इसने बना दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप जीन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जीन ऑल्टरेशन कर सकते हैं, फिर म्यूटेशन कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स आपको लिख के आनी चाहिए। तो प्रदेश में कृषि तथा फसल चक्र, क्रॉप साइकिल जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? जलवायु, ये चीज बहुत व्यापक रूप से प्रभावित हो रही है। तो इस स्थिति में कृषि में निरंतर शोध की आवश्यकता है, लगातार रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, नए डेवलपमेंट। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सारे नाम याद रखना,
परिषद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इत्यादि जैसे कई संस्थान हैं जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में कृषिगत शोध के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए किया जा रहा है। अगर आप देखें जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हाइब्रिड सीड्स, बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, बेहतर सिंचाई प्रणाली, इन सब की आवश्यकता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से ही संभव है, अदरवाइज नहीं आप ला सकते हैं चीजें। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, आप इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कना है ना, और क्या बोलते हैं निगरानी करना है फसल की, तो इसमें ड्रोन्स का यूज हो सकता है। इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख के आइए, इसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग लिख के आइए, इसमें आप लिख के और क्या सकते हैं भाई, हाइब्रिड क्रॉप्स का डेवलपमेंट जो फेलियर को झेल पाए। फिर एग्री टेक की मैंने आपसे बात करी अभी, फिर मैंने आपसे एग्री स्टार्टअप्स की बात करी अभी। ये सारे पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं, ये और अच्छे से कृषि को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो सकते हैं। ऐसी ऐसी पद्धतियां, ऐसी ऐसी, अच्छा हमने बात करी थी प्रिसिशन एग्रीकल्चर की, एक प्रिसिशन एग्रीकल्चर की हमने बात करी थी। जो हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, पर्यावरण के जो अनुकूल एग्रीकल्चर हो, वो बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैसे संभव है, आप बताइए मुझे। हम बात करते हैं मतलब मिट्टी की गुणवत्ता को आप नाप सकते हो अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चरल मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ड्रिल्स, ट्रैक्टर्स, अच्छे अच्छे तरीके के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो सकता है इन सब चीजों में। इन सबको आप लिख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इससे संबंधित लिख सकते हो, जिनसे आपका आंसर भी खूब बढ़िया बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मान लो अगर आप लिख के आते हो तो ये आपके आंसर को होलिस्टिक बनाएंगी। पढ़ी ना हमने ये सारी जो चीजें थी, ये सारी चीजें जो हैं आपके आंसर को बेहतर बनाएंगी। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब कर रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ ये चीज खासकर, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के वक्त ये बात आप ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं ना नेशन मेकिंग की, हम बात करते हैं आपकी किसी राज्य के बनने की, राष्ट्र की प्रगति की हम बात करते हैं, तो प्रौद्योगिकी जो है ना वो किसी भी समाज में धन सृजन कर सकता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। ये चीज याद रखिएगा आप। राज्य निर्माण, लोकतंत्रीकरण, आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, संघर्ष पश्चात पुनर्निर्माण और शांति निर्माण, ये सब ला सकता है अकेला प्रौद्योगिकीकरण और आपका साइंस और टेक्नोलॉजी। ये बात बहुत ज्यादा समझने की है। इतनी आजकल आप देख रहे हो जिस हिसाब से क्रॉप साइकिल बदल रहा है, हर चीजें बदल रही हैं, है ना, पैदावार की दिक्कत होती है, दक्षता कम है, पोषण सामग्री की सुविधा इतनी नहीं है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इस हिसाब से अपना काम कर सकता है कि जिस हिसाब से अकाल पड़ता है, भुखमरी है, इन सब से उभरने के लिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कृषि में बहुत ही अद्भुत अवसर पैदा करता है। भाई एक दशक था 1960-1980 का, वहां पे हरित क्रांति हुई थी। उस दौरान HYV सीड्स आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, बीजों की उच्च उपज विविधता जिसको कहते थे। खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न का आयात कम हुआ था। तकनीकी प्रगति हुई और ज्यादा परिवर्तन हुए, तो बहुत सारे मिशंस भी आए थे, अलग अलग योजनाएं आई थी, जिनकी वजह से कृषि में बहुत ज्यादा अच्छे से प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग शुरू हुए थे। आप जानते हैं भारत की इंद्रधनुष क्रांति, है ना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, जानते हैं किस सबसे संबंधित? जरा मुझे कमेंट करके बताइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आए थे। तो सरकार जो है डिजिटल पहल बहुत सारी ली थी सरकार ने। ये ई नाम क्या है बताया तो था आपको, ये सारी चीजें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो आप, सटीक कृषि के रूप में जाना जा सकता है जिसको। इससे पौधों में बीमारी, कीटों, खेतों में खराब पोषण का पता लगाने में मदद हो सकती है। सटीक AI पूर्वानुमान और विश्लेषणात्मक जो अगर उपकरण किसान उनकी खेती में यूज करेंगे तो किसान
उनकी आदतों की बेहतर योजना बन सकेगी, नुकसान से बचने में मदद हो सकेगी। साथ साथ जो विशेष मौसम में पनपने वाली फसलें हैं उनके साथ उनकी पैदावार भी बेहतर होने में मदद मिलेगी। अब ये सब चीजें आप नोट डाउन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस ये मुझे बता दो। किसान ड्रोन, स्मार्ट फार्म मशीनरी, सूक्ष्म सिंचाई, सटीक खेती, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया। कृषि प्रबंधन में आप फसल, मिट्टी, मौसम आदि के बारे में जो वास्तविक समय पे डेटा तक पहुंच है उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आप कर सकते हो, ताकि सुनिश्चित क्या किया जा सके कि फसलें और मिट्टी को वही मिले जो उन्हें इष्टतम स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए चाहिए। फिर कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण तेजी से होना चाहिए। निवेशक और हितधारकों के लिए ये जो अवसर है इसका उपयोग होना चाहिए, जिससे प्रदेश में कृषि क्षेत्र लंबे समय तक इस अवसर का फायदा उठा सके। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो ईओएस होते हैं, रडार इमेजिंग उपग्रह, इन उपग्रहों के माध्यम से भूमि, वन का मानचित्रण, उसकी निगरानी, पानी या खनिज या मछली जैसे संसाधनों का मानचित्रण, मौसम जलवायु का अवलोकन, मिट्टी का मूल्यांकन, भूस्थानिक समोच्च मानचित्रण किया जा सकता है। ये सारे के सारे एरियाज की बातें लिख के आ जाओ एक ही जगह पे, सब उड़े लाओ। तो कृषि क्षेत्र जो है वो जो किसी भी राज्य निर्माण की प्रक्रिया में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है, और वो रणनीतिक भूमिका, वो जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हैं भाई? राज्य की आय में योगदान है, इनकम में योगदान देता है, और क्या करता है? खाद्य आपूर्ति का स्रोत सुनिश्चित करता है, फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन देता है, और क्या करता है? कच्चे माल के लिए पूर्व आवश्यकताएं देता है, अधिशेष का प्रावधान देता है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है, असमानता कम करने में सहायक है, विदेशी मुद्रा का भी स्रोत है, एक्सपोर्ट होएगा तो, और ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार का ये अवसर है। भाई आप चाहे कुछ भी मान लो, कपास है, चीनी है, लकड़ी है, कुछ भी है, ये सब कुछ कृषि क्षेत्र से आ रहा है। ये सामग्रियां प्रमुख उद्योगों के लिए मौलिक है। तो कृषि शिक्षा कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रावधान राज्य को खाद्य सुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने में भी मदद कर सकता है, जिससे राज्य के कॉर्पोरेट अस्तित्व और स्थिरता के लिए और अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका आंसर बन जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, है ना, पब्लिक हेल्थ, और इन सब में मतलब यहाँ पे हम मेडिकल टेक्नोलॉजी देखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान एवं बीमारियों की रोकथाम करना चिकित्सीय प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब चिकित्सा प्रौद्योगिकी निदान, उपचार, निगरानी सहित स्वास्थ्य देखभाल के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूरस्थ निदान और निगरानी, EICU, 3D प्रिंटिंग, ये सब जो होता है ये बहुत ही मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअली। तो ऐसी आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता और निवारक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ये सारी चीजें कीवर्ड्स हैं, इनको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। चिकित्सा अनुसंधान में प्रौद्योगिकी के विकास से वैज्ञानिक कोशिकीय स्तर पर, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर नहीं सेलुलर, मतलब सेल्यूलर लेवल पे बीमारी का पता लगाना सही हो जाता है। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में तेजी आने से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत संचारी रोग एवं मृत्यु दर पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने में सफलता प्राप्त हुई है। तो चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने से रोगियों की संख्या कम होगी। जैसे जैसे आप मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे पेशेंट्स कम होते चले जाएंगे। अभी उल्टा हो रहा है ना, समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 सितंबर 2005 को प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य मिशन का गठन हुआ था। चिकित्सीय व्यवस्था को त्वरित और व्यवस्थित करने के लिए 2008 में क्या हुआ? खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण व निदेशालय, ये सारे जो प्राधिकरण हैं, निदेशालय हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको देख के रखो, ये बहुत जरूरी है। प्रदेश में बच्चों को 7 घातक बीमारियां, जो टेटनस, ये आपका वो चला था ना मिशन इंद्रधनुष, उसके तहत थी ना ये,
डिप्थीरिया, खाली खांसी, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी तथा टीबी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैंसर, मधुमेह, एड्स जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या जो है वो कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, चिकित्सा में तकनीकी की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। तो केंद्र सरकार के सहयोग से लखनऊ, प्रयागराज, झांसी तथा गोरखपुर इत्यादि स्थानों पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थानों की भी स्थापना की जा रही है। ये भी लिख सकते हो आप। जितने भी नए नए इंस्टीट्यूशंस आते हैं और ये सारी जो चीजें आती है ना, इनको देख के लिखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे आपका पता चलता है कि अच्छा हाँ भैया पढ़ के आए हैं। पढ़ा लिखा ही तो दिखाना है बस, और तो सब सही है, और तो किसी को क्या पता चल रहा है कौन कहाँ से पढ़ के आया है। ठीक है जी, चलिए। केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो आपका टीबी प्रोग्राम होता है ना नेशनल, वो चल रहा है। तो ये 1968 से चल रहा है आपका, और 2005 तक पूरे प्रदेश को इसने कवर कर लिया था। प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर माइक्रोस्कोपिक सेंटर बनाए जा रहे हैं और 5 लाख की जनसंख्या पे एक टीबी सेंटर बनाया जा रहा है। विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट पे योजना चलाई जा रही है। यह परियोजना चिकित्सा इकाइयों के जीर्णोद्धार के लिए भी आरंभ की गई, ये भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की पहल पर कानपुर में प्रदेश के पहले एड्स चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त संक्रामक रोग चिकित्सालय तथा मानसिक चिकित्सालय वाराणसी और बरेली में है, ये स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो जो संचारी रोग है उन पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। चेचक है, पोलियो है, मलेरिया है, क्षय रोग है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भी काफी अच्छा काम कर रही है राज्य सरकार। और 5G के आगमन से स्वास्थ्य सेवा वितरण हमेशा के लिए बदल जाएगा, और जो राज्य है उसमें फिर अग्रणी हो जाएगा इन सब चीजों में। ये सब आप लिख सकते हो। वैज्ञानिक ज्ञान का जो अनुप्रयोग है वो उच्च प्रजनन क्षमता, उच्च मृत्यु दर, इसकी प्रवृत्ति को धीमा करने में मदद कर सकता है और राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, टेलीमेडिसिन सुना होगा आपने। इस वाले क्षेत्र में आप टेलीमेडिसिन लिख सकते हैं। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो संभव है, अपने आप से थोड़ी है। क्या आएगा इसमें? आईसीटी के विकास ने, इंटरनेट कनेक्शन के प्रसार ने, वीडियो व्याख्यान, दूर स्थित शिक्षक शिक्षकों के साथ इंटरैक्टिव सत्र, इस सब के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपने नेटवर्क को विस्तारित करने में स्वास्थ्य क्षेत्र को काफी लाभ मिलता है। कोविन प्लेटफॉर्म नहीं आया था, जब वो आया था भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान, तो उसमें अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आया था कोविन। वो बहुत अच्छा था, पहली बार था कि किसी देश को उसके सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए खुला बनाया था। ये ऐसी ऐसी चीजें आप लिख सकते हो, है ना। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपने देखे हो कोविड के टाइम पे, और कुछ ड्रोन्स, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ना, ड्रोन्स वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। एक होता है आपका IOMT, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। ये सारी चीजें ना हर जगह लिख के आओ। क्लाउड कंप्यूटिंग, जो ये सारी जो लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है, ये आपको हर जगह लिख के आनी है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है जी, चलिए अब आता है आपका जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे यहाँ स्कूल के टाइम पे ऑप्शनल होता था बायोटेक्नोलॉजी, तब तो मुझे ये भी नहीं पता था ये होता क्या है, लेकिन हमने लिया था फिर भी। हमारे स्कूल में बहुत ऑप्शनल होते थे। 11th क्लास में जब 10th से 11th में जाते हैं और आपको एक आपका वैकल्पिक विषय चुनना होता है ना, उसमें बहुत सारे हमारा स्कूल ऑप्शंस ऑफर करता था। मुझे बायोटेक्नोलॉजी से याद आ गया। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक उन्नत तकनीक है जिसकी सहायता से जीवों के अंगों का प्रयोग करके नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके आप नए प्रोडक्ट्स बनाते हो। ब्रेड भी है वैसे तो,
ईस्ट निकलता है ब्रेड में, तो ईस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका यूज करके आप नए उत्पाद बना रहे हो, है ना, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी है देखा जाए तो। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी इसका अधिक संशोधित रूप उपयोग करती है। इसके अलावा यह औद्योगिक पैमाने पर जैविक और बायोफार्मास्यूटिकल्स उत्पादन से ज्यादा संबंधित है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, इससे जुड़े अनुप्रयोग क्या क्या हैं। अनुवांशिक रूप से संशोधित रोगाणु की मदद से पौधों की किस्मों को बेहतर बनाया जा सकता है, और बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से मनुष्य और जानवरों के उपचार भी किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी का? अनुसंधान क्षेत्रों में संसाधन, बुनियादी ढांचा, सेवाएं प्रदान करना, पुनः संयोजक डीएनए उत्पादों और अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के लिए जैव सुरक्षा दिशा निर्देश लागू करना, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रम संचालित करना, और राज्य के जैव सूचना, भारत का जो जैव सूचना विज्ञान मिशन है उसके तहत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय में एक सूचना नेटवर्क तैयार करना। और आप जानते हैं कृषि के क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है। भाई जाहिर सी बात है, अनुवांशिक रूप से बेहतर जीव होंगे तो पारंपरिक खेती का विकल्प आ जाएगा। बीटी है, जैसे बीटी कॉटन और ये सब, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कीट और संक्रमण प्रतिरोधी फसल तैयार कर सकते हो आप। अब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो सकता है। अनुवांशिक रूप से हेरफेर किया गया इंसुलिन वयस्कों में मधुमेह की शुरुआत के लक्षणों को प्रबंधित करने में सहायक हो रहा था। जीन थेरेपी जीन दोषों को ठीक कर सकती है, वंशानुगत जो बीमारियां होती है उनको ठीक कर सकती है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप एडेनोसिन डेमिनमिसस, ये जो आपका एडीए होता है, इसकी कमी का इलाज संभव कर सकते हैं। रोगों की प्रभावी जांच उपचार कर सकते हो आप इसी से। और आपका पीसीआर होता है, पीसीआर सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी मदद से आप एचआईवी एड्स तक की जांच करना सरल हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपको लिख के आने चाहिए। ऐसी आप लिख सकते हो, बाकी बहुत जगहों पे यूज हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव तकनीक विज्ञान का कौन सा आयाम है? वो आयाम है जो स्वयं के सटीक औपचारिक प्रयोग की वृहद संभावनाओं को समाज के कल्याण के लिए, धनार्जन के लिए डेफिनेटली, और एक लंबी समयावधि तक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत करता है। जैव तकनीक मानव समस्याओं का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता करती है, मतलब रियल सॉल्यूशंस टू द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। औषधि व कृषि इकाइयां प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या द्वारा जनित समस्याओं को जैव तकनीक के माध्यम से सुलझा सकते हैं आप। भूमि के उपयोगों के प्रकार, लैंड यूज क्या है, वातावरणीय दबाव, बीमारियां, इन सबकी रोकथाम में, मैंने आपको बताया ना, हर चीज में आप होलिस्टिकली जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको लिखनी चाहिए डेफिनेटली। उत्तर प्रदेश जैविक रूप से एक विविध प्रदेश है। यहाँ पे सबसे बड़ी जनसंख्या है, आप जानते हैं। इसके अलावा कृषि विविधता बहुत ज्यादा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ा होगा आपने। फिर आपका क्या आता है? कृषि उद्योग, खाद्यान्न व पोषक तत्व प्रबंधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी के लिए 1998 और 1999 में प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी की विशेष पहल आरंभ की गई थी। मैंने आपको बताया ना, स्कूलों में स्टार्ट हुआ था ये सब, तो ये सब ध्यान दिलवाने के लिए तो स्टार्ट हुआ था कि ऐसे वाले करियर टेकअप करें बच्चे और ये सब चीजें हुई। 2004 के जैव प्रौद्योगिकी नीति जो है वो प्रदेश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाने तथा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, जैव प्रौद्योगिकी शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित की गई है। इस नीति में क्या है? इस नीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 33 सदस्यीय जैव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया। ये ऐसी ऐसी चीजें जरूर लिख के आनी है, देखो। इसके अलावा लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव उर्वरक परियोजना, बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र, इस पे नीले हरित शैवाल जो हैं आपके, ब्लू ग्रीन एल्गे, जैव उर्वरक के उत्पादन, क्लोनिंग गार्डन परियोजना, इन सबको बढ़ावा ज्यादा से ज्यादा दिया जा रहा है। कुछ ऐसी जो खासकर हेरिडिटरी टाइप बीमारियां होती है ना, उनको ठीक करने में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जब ये अनुवांशिक स्तर पे चीजों से छेड़छाड़ कर सकती है, छेड़छाड़ का मतलब है उसको ठीक भी कर सकती है, बिगाड़ भी सकती है, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। ठीक है,
तो ध्यातव्य है कि लखनऊ में को 2002 में भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था। वैसे तो आपको पता भी नहीं होगा ऐसी चीजें। राज्य के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जैव तकनीक की अतुलनीय सार्थकता को समझते हुए 2014 में एक बायोटेक पॉलिसी जारी की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जैव तकनीक के क्षेत्र में नए विकासोन्मुख कार्यों का पदार्पण किया जाए। जैव तकनीक प्रौद्योगिकी के उत्थान के लिए पॉलिसी अपने प्रस्ताव के सरल संचालन के लिए अनेक आर्थिक एवं वित्तीय लाभ, मतलब बहुत से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इनका सृजन करती है। हर राज्य का दायित्व क्या है कि इस संबंध में शोध एवं विकास कार्यों को प्रोत्साहित करें। मानव संसाधन विकास एवं मुख्य क्षेत्र जैसे भाई जैव सूचना है, वानिकी है, जंतु जैव तकनीक, इन सबको वर्तमान संस्था या विश्वविद्यालय चिकित्सीय अनुष्ठानों से भली प्रकार जोड़ें। ये काम जरूर होना चाहिए, इसलिए ये चीजें की जा रही। ठीक है जी। उद्देश्य क्या है इसका? जैव तकनीक शोध एवं नव निर्माण का राज्य के सीमांत क्षेत्रों में समयानुसार सरलीकरण करना, जैव तकनीक के क्षेत्रों में मानव संसाधनों का विकास करना और राज्य के भीतर ही जैव तकनीक के हेतु एक प्रॉपर जो ढांचा होता है ना, एक फ्रेमवर्क बहुत जरूरी होता है असल में इन सब चीजों से रिलेटेड, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये सारी चीजें क्या हैं। तो इसके लिए ये वाली चीजें जो हैं बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो आंसर जो भी लिखो अपना एक प्रॉपर हेडिंग डालो और कितनी आपको नॉलेज बैठी उस चीज के बारे में नहीं बैठी, इसके ऊपर अपना आंसर फ्रेम करो। वही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और वही चीजें पेपर में फिर काम आती हैं। क्लियर हो गई इतनी चीजें? बाकी कोई स्कीम चल रही हो, कोई स्कीम आपकी निगाह में आए नई, वो लिख लिया करो। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती है ना, वो फिर आप रिलेट करके लिखने जब लग जाओगे, अब तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बन गया होगा आप लोगों का क्या बोलते हैं बेस। जिस हिसाब से मैंने आपको चीजें कराई हैं पूरी जान लगा के, उस हिसाब से आपका एक अच्छा बेस बन गया होगा। और मैं सुनना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोगों को कैसा रहा ये तैयारी करके, या कैसे आप लिख पा रहे हैं आंसर, तो कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। फिर आपका सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन, ये जो सारे कार्य हैं तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे सब कुछ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देश में सॉफ्टवेयर निर्यात के 6ठे स्थान के साथ उत्तर भारत का आईटी हब है। आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया का आईटी हब कहलाता है हमारा उत्तर प्रदेश। आईटीसी इस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य लगातार अवसंरचना, मानव पूंजी विकास, प्रभावी नीति कार्यान्वयन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा आईटी बीपीएम उद्योग के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके। उत्तर भारत में आईटी निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 35%। उत्तर प्रदेश का देश के आईटी उद्योग में कुल कार्यबल का कितना है? 15% योगदान। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई पहल किए गए हैं जिससे सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा। ऐसी सारी चीजें जो भी आपको लगे आईटी से संबंधित हैं, किसी और चीज से संबंधित है, ये लिखते रहो। राज्य सरकार मानती है कि आईटी उद्योग द्वारा प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। यदि देश विदेश में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान अपनी इकाइयां, भाई आप इनोवेशन की बात करो, नवाचार की बात कर रहे हो, अगर ये अपनी यूनिट्स प्रदेश में स्थापित करते हैं तो इससे राज्य में रोजगार की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? राज्य में आकर्षक व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास एवं संवर्धन करना। हमने पढ़ा था ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को आसान करना। आईटी नगरों, आईटी पार्क, इन सबके माध्यम से मानव विकास एवं अवसंरचना विकास का संवर्धन करना। ये वाली चीजें भी हमने पढ़ी थी कि भाई ये वाली चीजें कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। पुराना जो भी पढ़ते जाओ, भूलना नहीं है, याद रखना मेरी बात, ठीक है? पुराना रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता फिर। अब पता नहीं आप लोग किस हद तक रिवाइज कर रहे हो। मेंस में तो इतनी बुरी तरीके से चीजें रिवाइज करनी चाहिए कि और मतलब रिपीट मोड पे चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, याद हो गया फिर भी याद करो। इस तरीके से मेहनत करने से पेपर क्लियर होते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें अगर आप लिखोगे तो अच्छा आपका एक आंसर बन जाएगा, ठीक है।
आईटीबीपी में इकाइयां हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, इन सबको स्थापित बहुत ज्यादा कर रहा है प्रदेश। इसको गति प्रदान करके उद्यमिता और नवाचार का संवर्धन करना, नागरिक केंद्रित सेवाओं के सृजन के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण का नेतृत्व करना, जिससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो सके। अब वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यों में से है। 1974 की बात करें तो इसमें प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। जितने भी स्थापना वर्ष हैं, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, कि कौन से आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से सारी चीजें हैं, ये सारी एक जगह नोट करके रखो। जिसे 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा यूपी डेस्को इनका निर्माण किया गया। ये योजनाएं और कार्यक्रमों को तकनीकी विकल्प देने तथा डेटा प्रबंधन में सहायता करता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो राज्य के स्मार्ट स्टेट, हम भाई स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, इन सबके जो मिशन के अंतर्गत राज्य काम करते हैं उससे संबंधित ये इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए गवर्नेंस, ई कॉमर्स, शिक्षा, सॉफ्टवेयर विकास, ई बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों में योगदान देता है। इन प्रयासों के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, कानपुर तथा लखनऊ, प्रयागराज, ई प्रोक्योरमेंट, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, सेंटर फॉर गवर्नेंस उत्तर प्रदेश है, स्वान परियोजना है, स्टेट डेटा सेंटर है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ये सारी जितनी भी परियोजना है ना, ये अलग से हाईलाइट कर रही हूँ, इनको लिख के रखो एक जगह पे, तो कई जगह काम आ जाए। तो ये ना सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक विकास का भी वाहक बन रहा है। भाई सोशल डेवलपमेंट होता है ना इन सब चीजों से। कहते हुए है कि विमेन पावर लाइन आप जानते हैं 1090 है, फिर आपका 112 यूपी डेस्क है, ये सब यूपी डेस्को के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जो क्राइम रेट को कम करने में भी, अपराध को कम करने में भी काफी सहायक साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी कैसे सहायक होगी आप बताइए। भाई प्रदेश में अगर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इसके क्षेत्र में भारत के अग्रणी निवेश गंतव्य के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आएगा ना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होगी। निवेशक, उद्यमियों तथा स्टार्टअप्स की समृद्धि हेतु एक अनुकूलन वातावरण का सृजन करना, रोजगार अवसरों को उत्पन्न करना। फिर तो आप पूरा लूप लिखेंगे, रोजगार होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, गरीबी हटेगी, तो आपका जीएसडीपी बढ़ेगा, फिर नेशनल इनकम में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें फिर आप एज अ लूप लिखेंगे। तथा उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता का विकास करना। फिर आपका आएगा प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में औचित्यपूर्ण तथा संतुलित रूप में विकास को प्रोत्साहन देने में, ये है इसका मतलब, इस चीज में ये और ज्यादा हेल्प करेगा। ये वाली चीजें आप लिख सकते हो। चलिए अब आएगी आपकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है किस चीज का। अब मैं आपको बताऊं तो अगर भारत का ओवरऑल पिक्चर ये रही है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जिन्हें आप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक मानते हैं, उन्होंने आप जानते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को पहचान लिया था और उसी के तहत आपकी आया था इसरो 1969 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब स्थापना के बाद से ही जो मोटा मोटा हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो उसके तीन तत्व हैं मोटा मोटा, ठीक है। पहला है संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह, दूसरा है अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और तीसरा है अनुप्रयोग कार्यक्रम। अब इसके तहत उपलब्धियां भी बहुत मिली राज्य में, आप जानते हैं नेशनल लेवल पे। तो आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का कैसे हमारे स्टेट के स्तर पे उपयोग कर सकते हैं, ये चीजें अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश भारत सरकार की सहायता से दूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता का उपयोग कर सकता है। जो मृदा आपकी ड्रॉट कंडीशंस है, आप जानते हैं बुंदेलखंड खासकर सूखे की जो स्थिति है, फसल विकास की निगरानी है, इसके लिए डेटा कलेक्शन, डेटा ओरिएंटेड, डेटा ड्रिवन चीजें ये प्रोवाइड कर सकता है। उपग्रहों के माध्यम से वर्षा का पूर्वानुमान और आकलन किसानों को उनकी फसलों के लिए आवश्यक सिंचाई का समय, मात्रा, इन सबकी योजना बनाने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ उपग्रह आधारित निगरानी के माध्यम से खेतों को कीटों के हमले से बचाने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के शहरों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सरकार अब शहरों में नागरिक सुविधाओं का वैज्ञानिक आकलन भी
कराएगी। प्रॉपर साइंटिफिक मॉनिटरिंग और असेसमेंट होता है ना, मैपिंग जिसको कहते हैं, वो उस पर भी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जीआईएस की फुल फॉर्म बताइए मुझे, कितनी बार बताइए मैंने लेक्चर्स, फुल फॉर्म बताइए मुझे जीआईएस की। इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नगर विकास विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर इसकी कार्ययोजना तैयार करेंगे। सरकार तकनीक के माध्यम से फिलहाल 126 निकायों में सड़क, सीवर और सरोवरों का वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमिगत जल स्तर की समस्या समाधान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में एक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी देख सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप देखो तो 1982 में तत्कालीन सरकार द्वारा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया था। फिर इसकी स्थापना 1960 में सोसाइटी एक्ट के अधीन की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक संसाधनों का बाह्य स्रोतों में समुचित प्रबंधन करना। ये लाइंस लिख लो, ठीक है। और साथ ही सुनिश्चित ये भी करना है कि उभरती हुई नई तकनीक के माध्यम से हम कैसे अपने प्राकृतिक संसाधनों को उपग्रहों द्वारा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन से भली प्रकार समायोजित कर सकते हैं। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि रिमोट सेंसिंग की उच्च तकनीक को उपभोक्ताओं के साथ कैसे एक रूप लिया जा सके। उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में रुचि एवं जागरूकता, भाई अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ये सब इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। साउथ में देखोगे आप, साउथ इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा है ये चीज। बच्चे बहुत टेकअप करते हैं वाले करियर्स एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ या मैं कोई गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ ये चीज, लेकिन आप देखना ये चीज दैट कंपैरेटिव टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियंस, अब क्या रीजन है इसका मुझे बताओ। रीजन है उनका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। 100% लिटरेसी भी अचीव करी हुई है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने, कुछ विलेजेस ने। सो दैट इज द थिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अब इसके सृजन के लिए आप जानते हैं इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, ये सारे प्लैनेटेरियम्स हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, मोबाइल नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज, ये सब स्थापित की गई। क्यों करी जाती है ये स्थापित? बच्चों का इंटरेस्ट आए इसमें, जागरूक बने, बच्चों में जिज्ञासा आए कि अच्छा हमें तो भाई कहते हैं ना वो पायलट नहीं बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है। फिर आप जानते हो मतलब कृषि फसल का क्षेत्रफल है, उपज का अनुमान है, सूखे की चेतावनी है, मूल्यांकन है, बाढ़ का नियंत्रण, क्षति का आकलन, भूमि उपयोग, भूमि कवर मानचित्रण, बंजर भूमि प्रबंधन, लिख लो ये सब कुछ, शहरी विकास, खनिज पूर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, ये सारी चीजें आप क्या स्पेस वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर आपका आता है प्रौद्योगिकी शिक्षा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने की सुविधा के लिए आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और शैक्षिक सिद्धांत और अभ्यास का संयुक्त उपयोग हमको चाहिए। तब हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। स्मार्ट क्लास जिसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले जो आया था नाम इन चीजों का, तो वो स्मार्ट क्लास आया था। वो ब्लैक बोर्ड्स की जगह स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे थे। जबकि इसके संक्षिप्त नाम एडटेक, एडटेक भी बोलते हैं ना इसको, इसके साथ संदर्भित किया जा रहा है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं दिस इज एडटेक, दिस इज एन एग्जाम्पल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडटेक। तो ये अक्सर शैक्षिक प्रौद्योगिकी बनाने वाली कंपनियों के उद्योग को संदर्भित करता है। अब प्रदेश राज्य में प्राविधिक शिक्षा के नियोजित, कालानुक्रमिक और समन्वित विकास के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई 1961 में। विभाग को दो अलग अलग रीजन्स में, दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया, नामक डिग्री और डिप्लोमा। आप जानते हैं जिसके द्वारा स्नातक या स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा स्तर पर मानक प्राविधिक शिक्षा प्रदान करी जाती है। डिप्लोमा स्तर पे प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन हेतु विभाग को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नामक क्या है? पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी है, मध्य है, बुंदेलखंड है। ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और आपका बुंदेलखंड रीजन, जिसके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, झांसी, क्रमानुसार। फिर प्रदेश का एक बड़ा श्रम आपूर्तिकर्ता प्रदेश है। आप जानते हैं लेबर बहुत प्रोवाइड करता है हमारा प्रदेश, और हम बात करते हैं स्किल्ड लेबर की, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सारे कुछ इंडिया, ठीक है। अब इसके लिए आपको स्किल लेबर चाहिए, परंतु यहाँ कौशल विकास एक बड़ी बाधा है।
तो कोरोना काल के दौरान जो प्रदेश वापस आए थे 30 लाख श्रमिक, उसमें से 50% से ज्यादा जो थे वो आपके माइग्रेंट वर्कर्स थे। हालांकि प्राविधिक शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं जो निम्नवत वर्णित हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार के अंतर्गत लखनऊ, गोरखपुर तथा कानपुर में आप जानते हैं 3 विश्वविद्यालय, 16 इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब संचालित हो रहे हैं। फिर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए लखनऊ में अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 में की गई। ये लिखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख के आया करो भाई। और प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान सरकार इसीलिए दे रही है क्योंकि ये अच्छा काम हो सकता है। इससे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेगा प्रदेश तभी तो बढ़ेगा प्रदेश। अब प्राविधिक शिक्षा विभाग जो है उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, बेहतर बनाने एवं आधुनिक बनाने के लक्ष्य से दृष्टिगत निम्न बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। और वो बिंदु क्या हैं? स्नातक एवं परास्नातक प्राविधिक शिक्षा के लिए उच्च मानकों को निर्धारित करना, छात्रों में शैक्षणिक एवं उद्यमिता दानों में नवीन पद्धति एवं रचनात्मकता का समावेश करना, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं समुदायों में प्राविधिक शिक्षा को आगे बढ़ाना, नवीन प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्ता परक तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व कौशल परक तकनीकी जनशक्ति तैयार करना। सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन करना। महिला सशक्तिकरण, जेंडर गैप पूरा करना, पिछड़े वर्ग जो हैं और जो हाशिए पे हैं, सामाजिक आर्थिक विकास करना, विकलांगजन को कल्याण करना, उनका अल्पसंख्यक कल्याणार्थ योजना, इन सबका समावेशन करना। तभी तो आप कहलाएंगे एक वेलफेयर स्टेट, अदरवाइज क्या कैसे कहलाएंगे आप, है ना? ये सारी चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जानते हैं। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, ये बात कही गई है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कैसे हो सकता है? शिक्षा से ही संभव है ये चीजें। हमने छोटी सी बात देखी थी, अगर ज्यादा मशीनें आ गई तो जो फिलहाल वर्कर्स हैं वो हमने उसमें देखा था औद्योगिकीकरण वाले टॉपिक में, तो वो जो वर्कर्स हैं वो हट जाएंगे अपनी जगह पे से। अरे भाई उनको शिक्षित कर दो तो नहीं हटेंगे। टैबलेट दे रहे हो आप सबको मोबाइल फोन सबके पास है, शिक्षा नहीं है। हमारे घर पे 2 लड़कियां आती थी सफाई करने, कैसा बताती हूँ मैं आपको। उन दोनों बहनें थी, दोनों लड़कियों के पास अपने अपने स्मार्टफोन्स थे। ना उनको पासवर्ड सेट करना आता है, ना उनको व्हाट्सएप पे मैंने पूछा कि भाई व्हाट्सएप कैसे चलाती हो? वो इंस्टाग्राम चलाती हैं, वो रील बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, वो सारी चीजें करती हैं। पर मैंने पूछा फिर व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजना हो तो कैसे करती हो? तो फिर हंस के बोला, अरे दीदी हम ना वॉइस मैसेज भेजते थे। मुझे बड़ी हंसी आई हालांकि, लेकिन आप देखो कि एजुकेशन लेवल है ही नहीं अभी भी बहुत ज्यादा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप किसी भी स्तर पे लेके जाइए। मैं अपना आपको बता रही हूँ, पर्सनल एग्जाम्पल बता रही हूँ। इसको आप किसी एस्से में यूज कर सकते हो, किसी केस स्टडी में यूज कर सकते हो। मैं तो आपको उस हिसाब से बता रही हूँ चीज। तो शिक्षा योजना प्रबंधन, इसको पहुंचाना, ये सब काम सरकार ही तो करेगी, जिसमें आप जानते हैं मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार। डिजिटल विभाजन को पाटना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो सरकार ने इतनी सारी क्या बोलते हैं, सरकार इतनी सारी वो चलाती है, वर्चुअल लैब स्थापित कर रखी हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है दक्षता के लिए, विशेषज्ञता के लिए। हर जगह शिक्षा ही तो काम करेगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बात कर सकते। तो प्रयास क्या किए उत्तर प्रदेश द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के क्षेत्र में प्रयास क्या किए? स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की। 1 मई 1975 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको किया गया। काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समग्र विकास का संवर्धन करना। यह उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों के लिए प्रासंगिक, समयबद्ध, परिणामोखी, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड इसके तरफ पे ये प्रायोजित किया गया। CST यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, जानते होंगे बहुत से लोग इसको, बहुत फेमस है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रदेश के द्वारा वर्ष 2017-18 में CST यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत MSc जो फर्स्ट ईयर वाले थे और जो सेकेंड ईयर वाले थे उनका चयन किया जाता था
और उनको 25,000 रुपए जो है मासिक वजीफा जो स्टाइपेंड होता है आपका उसके रूप में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ 2 महीने के लिए भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं उनके जो फेमस प्रोफेसर हैं वैज्ञानिक हैं उनके साथ काम करने का उनको अवसर मिलता था। और ये फेलोशिप केवल उन छात्रों को प्रदान की जाती थी जो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं। CST यूपी इंजीनियरिंग छात्रों की परियोजना अनुदान योजना, इसमें क्या होता था, जो बीटेक लास्ट ईयर वाले हैं छात्र छात्राएं उनको स्थानीय आवश्यकता आधारित और औद्योगिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए परियोजना के रूप में अपने नवीन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। अब बच्चों में विज्ञान, रचनात्मकता, आपकी नवाचार, इस सबको भाई कैसा उनका साइंटिफिक टेम्पर है, क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, इनोवेशन है, इसको देखते हुए 2018-19 में इनोवेशन सेंटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कौन बनेगा नन्हा कलाम ऐसा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राज्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु कई विशेष केंद्र स्थापित किए, जिनमें आपका लखनऊ में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर RSAC, फिर लखनऊ में गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा, यूपी नेडा जो है पढ़ा था ना, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी पे बहुत फोकस है सरकार का, पुराना याद करते हो। और लखनऊ में क्षेत्रीय विज्ञान RSC की स्थापना पे कार्य शामिल किए गए। और फिर मुख्यमंत्री जी ने नवंबर 2002 में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर था योट्टा D1, इसका उद्घाटन किया था। मैंने आपको बताया बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो अपना करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स अगर फॉलो कर रहे हो अच्छे से, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से पेपर देने मत जाना, ठीक है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। PDF आप चाहते हैं, पेड ग्रुप आप चाहते हैं तो उनके लिए आपके डिटेल सामने हैं, याद होंगे अपने नंबर, सबको मुंह जबानी इतनी बार बता देते हैं, है ना। बहुत बच्चे इरिटेट भी होते हैं इससे, पता नहीं क्यों। खैर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़िए बढ़िया से, हंसिए मुस्कुराइए, आंसर राइटिंग कीजिए, खुश रहिए। पेपर ही है, जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। आराम से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। मेहनत पे अपनी भरोसा रखिए और अपने मेंटर्स पे, जिनका वीडियो आप देख रहे हैं बैठ के, उन पे बस जो आप चीज खुद के लिए अपने एग्जाम के लिए अच्छा करने के लिए कर रहे हैं ना, उस पे भरोसा रखिए, बात बच जाए। थैंक यू वेरी मच।